ओके पीपल, वी वेर डूइंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बेसिकली, और इसमें हमने बहुत सारा कुछ कवर किया है इस चैप्टर में. नाउ वी आर गोइंग टू बेसिकली कवर कि आपके कैसे हम डिटरमिन करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को. हम डिटरमिन करते हैं, एक मेजरेबल क्वांटिटी है, ठीक है. मेथड्स ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी और मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है. कैसे हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को बेसिकली मेजर करते हैं. हाउ डू वी मेजर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. पहले हम इनकी इलास्टिसिटी को ज़रा काबू में कर लें. ओके, चलिए देखते हैं हम. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर्स टू द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी. तो भाई साहब, कितना आपके मतलब डेल्टा क्यू में कितना चेंज आया है एज़ कंपेयर टू डेल्टा पी. मतलब आपने किसी कमोडिटी की प्राइस चेंज की है बाय अ सर्टेन अमाउंट, तो उस प्राइस चेंज करने की वजह से कितना फ्रैक्शनल चेंज आपके क्वांटिटी डिमांडेड में आया है, ठीक है. हमने देखा है जनरल नॉर्मल गुड्स के लिए क्या होता है, वेन एवर वी इंक्रीज द प्राइस द क्वांटिटी डिमांडेड रिड्यूसेस, वेन एवर वी डिक्रीज द प्राइस द क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस. ये नॉर्मल गुड्स के लिए है, ठीक है. बाकी बहुत सारे हमने फैक्टर्स देखे कि कैसे कॉम्पिटिटिव गुड्स में, या कैसे आपके कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में, या कैसे आपके गिफन गुड्स में, ठीक है, चीज़ें उलट पुलट होती हैं, ठीक है. ओके, सो द फॉलोइंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड्स रेफर्स टू द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस. रिस्पॉन्सिवनेस मतलब भाई साहब चेंज कितना हुआ है, ठीक है. कितना डिग्री चेंज हुआ है ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड टू द चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी. जितना आपने प्राइस में चेंज किया है उसके हिसाब से क्वांटिटी डिमांडेड में भाई साहब कितना चेंज आया है. दैट इज कॉल्ड मेथड ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है. इट इज़ द रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू अ परसेंटेज चेंज इन प्राइस. कितना परसेंटेज चेंज हुआ है क्वांटिटी डिमांडेड में विथ रिस्पेक्ट टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस दैट हैज़ बीन इनिशिएटेड. आर वी क्लियर, ठीक है. तो इसको हम कैसे दिखाएंगे, देखो. द फॉलोइंग आर द मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. रेशियो और परसेंटेज मेथड, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, पॉइंट मेथड और ज्योमेट्रिक मेथड. तो ये तीन तरीकों से हम इसको डिटरमिन करते हैं. किसको? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को. प्राइस की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में क्या चेंज आया है, इसको हम बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है ये, ठीक है. ओके ओके ओके. सो रेशियो और परसेंटेज मेथड में क्या हो जाएगा, द रेशियो मेथड is also called as percentage method or arithmetic method. It was developed by Professor Alfred Marshall. According to this method, elasticity of demand is measured by dividing the percentage change in quantity demanded by the percentage change in price. बहुत सिंपल सादे तरीके से भाई साहब हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मेजर्ड बाय डिवाइडिंग द परसेंटेज इन क्वांटिटी डिमांडेड. तो आपका परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड मतलब क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू बाई क्यू इंटू 100. परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस. ये है आपका चेंज इन प्राइस और ये आपका ओरिजिनल प्राइस. ये आपका चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू 100. सो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा बोलो, डेल्टा क्यू बाई क्यू अपॉन डेल्टा पी बाई पी. दैट्स गोइंग टू गिव यू हाउ मच, डेल्टा क्यू बाई क्यू इनटू पी बाई डेल्टा पी. आर वी गेटिंग दिस पीपल, ठीक है. ये हो जाएगा आपका भाई साहब सिंपल इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड is equal to percentage change in quantity demanded to the percentage change in price that has been impacted, ठीक है. okay. So the ratio method is also called the percentage change or arithmetic method. It was developed by Professor Alfred Marshall. According to this method, elasticity of demand is measured by dividing the percentage change in quantity demanded by the percentage change in price. कितना परसेंटेज चेंज हुआ है क्वांटिटी डिमांडेड में बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है. ओके, सो लेट्स लुक एट इट पीपल. यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है. सो लेट्स लुक एट इट. टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, अभी हम टोटल, तो ये तो हम पढ़ते आए हैं ना. दिस इज नथिंग न्यू टू अस, दिस इज व्हाट वी वर फॉलोइंग. ओके, नाउ वी विल कम टू टोटल एक्सपेंडिचर मेथड. द टोटल एक्सपेंडिचर मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड एज टोटल आउटले मेथड. टोटल एक्सपेंडिचर मेथड का दूसरा नाम क्या है, टोटल आउटले मेथड. इट वॉज अगेन developed by Professor Alfred Marshall.
इन दिस मेथड टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर बिफोर एंड आफ्टर द प्राइस चेंज इज कंपेयर्ड। कितना आपका एक्सपेंडिचर हुआ है, ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर, टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर बिफोर द प्राइस चेंज हैपेंड एंड टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर आफ्टर द प्राइस चेंज हैपेंड। अभी देखो, अभी आप बोलोगे भाई साहब यहाँ पे क्वांटिटी का क्या लेना देना है, आप तो सिर्फ प्राइस से खेल रहे हो। नहीं, देखो एक्सपेंडिचर मतलब क्या है, खर्चा है, क्वांटिटी है इसमें, ठीक है। खर्चा कब होगा, जब आप क्वांटिटी खरीदेंगे। आप यहाँ पे बोल रहे हो भाई साहब पहले का और अभी का प्राइस चेंज आप इन्फ्लुएंस कर रहे हो, तो यहाँ पे आपका क्वांटिटी डिमांडेड से क्या रिलेशनशिप है, और अगर क्वांटिटी डिमांडेड से कोई रिलेशनशिप नहीं है तो इलास्टिसिटी कैसे निकाल रहे हैं आप, ठीक है। ओके, सो वी विल लुक इनटू दिस, ओके, वी विल लुक इनटू दिस। टोटल एक्सपेंडिचर क्या होगी आपकी, प्राइस इनटू क्वांटिटी डिमांडेड, प्राइस इनटू क्वांटिटी डिमांडेड। अकॉर्डिंग टू मार्शल, प्राइस इलास्टिसिटी कैन बी determined depending on the total expenditure in various situations. Relative elastic demand मतलब ED की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, greater than 1. Relatively inelastic demand मतलब ED की वैल्यू भाई साहब less than 1. Unitary elastic demand मतलब ED की वैल्यू हो जाएगी भाई साहब 1, ठीक है। Relative elastic demand, the demand is said to be relative elastic when total expenditure increases with a fall in price और total expenditure decreases with a rise in price, ठीक है। तो आपका भाई साहब टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस विद अ फॉल इन प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर। यहाँ पे देखो अभी हमने इसके पहले क्या मेथड किया, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या किया हमने भाई साहब, डेल्टा क्यू बाई क्यू, सॉरी यही कर रहे थे ना, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू 100 कर रहे थे दोनों का, इसका 100 और इसका 100 है ना, ये कैंसिल हुआ था तो हमारा क्या आया था भाई साहब, डेल्टा क्यू बाई क्यू इंटू पी बाई डेल्टा पी, यही आया था ना हमारा, ठीक है। दिस वाज व्हाट वी गॉट। नाउ व्हाट इज गाइस, अगर आप यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड विद चेंज इन प्राइस, समझ लो जब प्राइस P1 था तो क्वांटिटी डिमांडेड वाज Q1 अक्रॉस द मार्केट। इतने लोग खरीद रहे थे इतनी कमोडिटी, कितनी कमोडिटी खरीद रहे थे भाई साहब Q1, जब प्राइस आपका P1 था। अभी आपने प्राइस को इंक्रीज कर दिया लेट्स से, तो क्वांटिटी डिमांडेड कितनी हो गई Q2, ठीक है। तो अभी आप क्या करेंगे, P1 Q1 बाई P2 Q2, ये हो जाएगा आपका रेशियो। यही सेम रेशियो है, देखो अगर आप देखने जाओगे इट्स ऑलमोस्ट द सेम रेशियो। एट प्राइस P1 व्हाट वाज द क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है, एंड एट प्राइस P2 व्हाट इज द क्वांटिटी डिमांडेड, दिस इज व्हाट इट इज, ठीक है। ओके, तो अब सॉरी हम यहाँ पे P1 ये आपका होगा P2 Q2 अपॉन P1 Q1, ये होगा, ठीक है, दिस अपॉन दिस। अरे यार थोड़ा सा जाते हैं हम पीछे। ओके, सो टोटल एक्सपेंडिचर, यहाँ पे एक्सपेंडिचर क्या होता है भाई साहब, प्राइस इनटू क्वांटिटी डिमांडेड। सो अकॉर्डिंग टू मार्शल इलास्टिसिटी, तो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड द टोटल आउटले मेथड, ठीक है। इन दिस मेथड टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर बिफोर मतलब एंड टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर आफ्टर द प्राइस चेंजेस कंपेयर्ड, इन दोनों को हम कंपेयर कर रहे हैं भाई साहब, ठीक है। तो रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड ED इज ग्रेटर देन 1, कभी भाई साहब ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। दिस डिमांड इज सेड टू बी रिलेटिवली इलास्टिक व्हेन टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस विद अ फॉल इन प्राइस, ठीक है, एंड टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीजेस विद अ राइज इन प्राइस। ये नॉर्मल है भाई साहब, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन है। आपकी टोटल एक्सपेंडिचर जो है विथ फॉल इन प्राइस, ठीक है, द टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस विद अ फॉल इन प्राइस। आप ज़्यादा क्वांटिटी डिमांड कर रहे हो, ठीक है, जैसे ही फॉल इन प्राइस हुआ द परचेज ऑफ गुड्स वुड बी मोर, तो आपका Q1 से Q2 का जो चेंज होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, इसको हम बोलेंगे रिलेटिव इलास्टिसिटी डिमांड। टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीजेस विद अ राइज इन प्राइस, जैसे आपने प्राइस को राइज किया आपका टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो गया, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे भाई साहब, समझ लो आपका यहाँ पे P2 Q2 है, ठीक है, और ये P1 Q1 है, ये भाई साहब P2 और ये P1 है, मतलब ओरिजिनल प्राइस मेरी P1, ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड इज Q1, फाइनल प्राइस मेरी P2, फाइनल क्वांटिटी डिमांडेड इज Q2, ठीक है। सो लेट्स से देयर इज अ राइज इन प्राइस, सो P1 से भाई साहब P2 देयर इज अ राइज इन प्राइस, तो आपका फॉल इन क्वांटिटी डिमांडेड हो जाएगा, ठीक है, आपका Q1 से Q2 क्या हो जाएगा भाई साहब, फॉल हो जाएगा, ठीक है, दिस विद देयर विल बी अ फॉल। सो आप यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, द टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर पहले कितना था, टोटल एक्सपेंडिचर इतना था, अभी कितना है भाई साहब, टोटल एक्सपेंडिचर इतना है, ठीक है। तो जब आपकी टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, द टोटल एक्सपेंडिचर
द टोटल एक्सपेंडिचर दैट यू आर डूइंग, टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस विद अ फॉल इन प्राइस। आप ज़्यादा चीज़ों को खरीद रहे हो, ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ों को खरीद रहे हो, आपका फॉल इन प्राइस हुआ है तो ज़्यादा खरीद रहे हो आप, ठीक है, आप फ़ायदा उठाना चाहते हो प्राइस फॉल का। टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीजेस विथ राइज इन प्राइस, यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर है मतलब P इंटू Q कर रहे हो आप, ठीक है, ओके। रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड, किसको हम इन इलास्टिक डिमांड बोलेंगे, और इसको हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, सिर्फ इसको अभी हम इस फॉर्मूले के हिसाब से लगा रहे हैं। टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस विद अ राइज इन प्राइस, तो आपका जो टोटल एक्सपेंडिचर है भाई साहब वो इंक्रीज होगा विद अ राइज इन प्राइस। कैसे गुड्स में होता है ये, व्हेन विल इट बी पॉसिबल, रिलेटिव इलास्टिक डिमांड, टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस विद अ राइज इन प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीजेस विद अ फॉल इन प्राइस। तो अगर आपका ईडी जो है तो लेस देन 1 है, इसका मतलब आपका जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो प्राइस के साथ बढ़ गया है और टोटल एक्सपेंडिचर आपका डिक्रीज हुआ है विद अ फॉल इन प्राइस, ठीक है। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, द डिमांड इज सेड टू बी यूनिटरी इलास्टिक व्हेन देयर इज नो चेंज इन द टोटल एक्सपेंडिचर इन स्पाइट ऑफ अ राइज और फॉल इन प्राइस। तो इस चीज़ को समझिए, ठीक है। अगर हम रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड बोल रहे हैं तो ईडी की वैल्यू क्या हो रही है 1, तो इसमें क्या होगा, एक्सपेंडिचर है और प्राइस, प्राइस बढ़ा एक्सपेंडिचर कम हो गया, ठीक है, प्राइस कम हुआ एक्सपेंडिचर बढ़ गया। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीजेस विद अ राइज इन प्राइस, प्राइस बढ़ा एक्सपेंडिचर कम हो गया, प्राइस कम हुआ एक्सपेंडिचर बढ़ गया। अगर इस तरीके का रिलेशनशिप है तो हम इसको क्या बोलेंगे, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, और यहाँ पे आपकी इलास्टिसिटी कितनी होगी, 1 से ज़्यादा। रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड एग्जैक्टली ऑपोजिट होगा, प्राइस कम हुआ तो आपका भाई साहब प्राइस अगर कम हुआ, ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस विद अ राइज इन प्राइस। टोटल अगर आपका प्राइस बढ़ा तो एक्सपेंडिचर भी बढ़ गया, प्राइस कम हुआ तो एक्सपेंडिचर भी कम हो गया, ठीक है। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, द डिमांड इज सेड टू बी यूनिटरीली इलास्टिक इफ देयर इज नो चेंज इन एक्सपेंडिचर इन स्पाइट ऑफ अ राइज और फॉल इन प्राइस। तो भाई साहब राइज हो रहा है या फॉल हो रहा है प्राइस में, कोई चेंज नहीं है, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ अ राइज और फॉल इन प्राइस देयर इज नो चेंज इन द एक्सपेंडिचर। आर बी क्लियर टू दिस वन पीपल, समझ में आ रही है, ठीक है। फिर से आपका जो इस मेथड में, मेथड ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये वाला जो मेथड में हम डिटरमिन कर रहे हैं ये कौन सा है भाई साहब, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड है। फटाफट देख लेते हैं इसको भाई साहब, ठीक है। तो आपका जो दूसरा मेथड है वो क्या है, आपका टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, या हम इसको टोटल आउटले मेथड भी बोलेंगे, ठीक है, टोटल आउटले मेथड भी बोलेंगे। यहाँ पे क्या होगा भाई साहब, आपका प्राइस इंटू क्वांटिटी डिमांडेड, ये हो जाएगा आपका एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर इज प्राइस इंटू क्वांटिटी डिमांडेड। अगर आपका इलास्टिक परफेक्टली इलास्टिक है, परफेक्टली इलास्टिक, तो इसमें क्या हो जाएगा भाई साहब, ठीक है, ये जो टोटल एक्सपेंडिचर है दिस विल राइज विथ अ फॉल इन प्राइस एंड दिस टोटल एक्सपेंडिचर विल फॉल विथ अ राइज इन प्राइस। ये हो गया परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। क्या ये मामला समझ में आ रहा है, ठीक है। परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, ठीक है। इन इलास्टिक डिमांड में क्या हो जाएगा भाई साहब, आपका टोटल एक्सपेंडिचर फॉल होगा प्राइस के फॉल होने के साथ, टोटल एक्सपेंडिचर राइज होगा प्राइस के राइज होने के साथ, ठीक है। और क्या हो जाएगा भाई साहब, आपका परफेक्टली यूनिटरी डिमांड, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड है भाई साहब, मतलब टोटल एक्सपेंडिचर में नो चेंज विथ ईदर राइज और फॉल इन प्राइस, ठीक है। टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं होगा विथ ईदर राइज और फॉल इन प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पे भाई साहब आपके परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में क्या होगा, आपका रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, ठीक है। रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड में आपका ईडी की वैल्यू 1 से ग्रेटर, टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस विद अ फॉल इन प्राइस, टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीजेस विद अ राइज इन प्राइस, टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस विद अ राइज इन प्राइस, टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीजेस विद अ फॉल इन प्राइस। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड में भाई साहब टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं आएगा, ईदर विद अ राइज और द फॉल इन प्राइस, ठीक है, ओके। चलिए भाई साहब आगे बढ़ते हैं। पॉइंट मेथड और ज्योमेट्रिक मेथड, पॉइंट मेथड और ज्योमेट्रिक मेथड, रेशियो एंड टोटल एक्सपेंडिचर मेथड आर अनएबल टू मेजर द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट अ गिवन पॉइंट ऑफ द डिमांड कर्व। Hence, Alfred Marshall developed another method to measure the elasticity of demand called the point method और geometric method। तो ये तीनों जो मेथड हैं वो मिस्टर मार्शल ने दिया है भाई साहब, ठीक है, ओके। तो आपका यहाँ पे क्या है भाई साहब, पॉइंट मेथड है, दोनों थोड़े से इनएफेक्टिव हो जाते हैं, एंड हेंस वी डिवाइस अ पॉइंट और अ ज्योमेट्रिक मेथड टू मेजर एट एनी पॉइंट ऑन द डिमांड कर्व elasticity of demand is measured with the help of the following formula: lower segment of the demand curve at a point L, upper segment of the demand curve above a given point U, ठीक है। तो L upon U, ED कितना हो जाएगा आपका, लोअर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व बिलो गिवन पॉइंट
एंड अपर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व अबव अ गिवन पॉइंट। ठीक है, तो हम देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, समझ लो ये आपका प्राइस की प्लॉटिंग हुई है और ये आपकी क्वांटिटी डिमांडेड है। ठीक है, तो आपका भाई साहब ये पी ई डी इन्फिनिटी, ई डी ग्रेटर देन 1, P2 में क्या हो रहा है, ई डी इज इक्वल टू 1, ई डी इज लेस देन 1, और P4 में क्या हो रहा है भाई साहब, ई डी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ओके। अभी हम भाई साहब इन द अबव डायग्राम लेट्स से डी डी इज द डिमांड कर्व, ये आपका डिमांड कर्व हो गया। ठीक है, ओके। व्हेन द डिमांड कर्व इज लीनियर, लीनियर मतलब क्या है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये आपका डिमांड कर्व है और भाई साहब आपका एकदम स्ट्रेट लाइन है। वी एक्सटेंड द डिमांड कर्व टू मीट द वाई एंड द एक्स एक्सिस। तो समझ लो आपको यहाँ से यहाँ तक ही दिया हुआ था, P1 से P3 तक ही दिया हुआ था, लेकिन आप इसको एक्सटेंड करेंगे ताकि ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को मीट करे। ठीक है, इट इज मीटिंग एट द एक्स एक्सिस एंड हेयर द डिमांड कर्व इज बेसिकली मीटिंग द वाई एक्सिस। ठीक है, डिमांड कर्व टू मीट द वाई एंड द एक्स एक्सिस, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी डिफरेंट एट ईच पॉइंट। अलग अलग पॉइंट में भाई साहब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी डिफरेंट। ठीक है, तो हम देखते हैं अभी इसको। देखो एट पॉइंट P4 देखो द डिमांड इज परफेक्टली इन इलास्टिक। इन इलास्टिक क्यों, इन इलास्टिक परफेक्टली इन इलास्टिक कब होता है, अरे बोलो भाई साहब, परफेक्टली इन इलास्टिक कब होगा, डिमांड कर्व भाई साहब परफेक्टली इन इलास्टिक कब होगा, द डिमांड कर्व इज परफेक्टली इन इलास्टिक एट पॉइंट P कहाँ गया भाई साहब, द डिमांड कर्व इज परफेक्टली इलास्टिक। आपका भाई साहब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ पे क्या हो गया है, देखो 0 हो गया ना, आपके एक्स एक्सिस पे हम यहाँ पे आ गए हैं भाई साहब। ठीक है, ऑलमोस्ट ईडी की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, 0 हो जाएगी। ठीक है, देखो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, आपका टोटल चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन टोटल चेंज इन प्राइस। ठीक है, यहाँ पे भाई साहब आपका चेंज इन प्राइस कितना हो गया है, ऑलमोस्ट 0 होने को आया है। ठीक है, तो क्वांटिटी डिमांडेड देखो कितनी आ रही है आपकी, क्वांटिटी डिमांडेड ऑलमोस्ट 0 होने को आ रही है। ठीक है, तो इसीलिए आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो गया भाई साहब, 0। ठीक है, देखो 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 इस चीज़ को समझो, आप प्राइस को बढ़ा रहे हैं, ये आपका क्वांटिटी डिमांडेड है। ठीक है, ये आपका भाई साहब प्राइस है, इस प्राइस पे क्वांटिटी डिमांडेड ऑलमोस्ट 0 टच हो रही है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रही है भाई साहब, इनफाइनाइट। ठीक है, तो P4 द डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक, एट पॉइंट P द डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक, यहाँ पे भाई साहब परफेक्टली इलास्टिक हो जाएगा। एट पॉइंट P1 द डिमांड इज रिलेटिवली इलास्टिक, तो यहाँ पे भाई साहब P1 पे क्या हो जाएगा, ED की वैल्यू ग्रेटर देन 1, ED की वैल्यू ग्रेटर देन 1 मतलब Y की वैल्यू X से ज़्यादा। ठीक है, एट पॉइंट P2 द डिमांड इज यूनिटरी इलास्टिक, मतलब Y और X की वैल्यू ऑलमोस्ट सेम। ठीक है, एट पॉइंट P3 द डिमांड इज रिलेटिवली इन इलास्टिक। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, देखो यहाँ पे P1 की वैल्यू ED इज ग्रेटर देन 1, मतलब यहाँ पे प्राइस ज़्यादा है और क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस, तो आपकी ED की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाएगी। प्राइस ज़्यादा है, क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस। ठीक है, तो आपकी ED की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाएगी। अगर ED की वैल्यू भाई साहब ग्रेटर देन 1 होती है, ठीक है, विच इज़ बेसिकली रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड है आपका। ठीक है, एट पॉइंट P2 जितना आपका क्वांटिटी डिमांडेड उतना आपका प्राइस, तो ये हो गया परफेक्टली इलास्टिक वाली सिचुएशन। ठीक है, या यूनिटरी इलास्टिक वाली। P3 में क्या हो जाएगा भाई साहब, डिमांड इज रिलेटिवली इन इलास्टिक, डिमांड भाई साहब आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, रिलेटिवली इन इलास्टिक। ठीक है, तो ये आपका ग्राफ है, एक नॉर्मल लीनियर ग्राफ है। अभी नॉन लीनियर डिमांड ग्राफ कैसा होगा भाई साहब, टेढ़ा मेढ़ा होगा। ठीक है, कर्व, इफ द डिमांड कर्व इज नॉन लीनियर, दैट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन और कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, देन वी कैन ड्रॉ अ टैंजेंट एट AB। टैंजेंट मतलब समझते हैं ना, आप एक कर्व है और एक टैंजेंट को भाई साहब ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, वो कर्व को छूता हुआ जा रहा है। ठीक है, इफ द डिमांड कर्व इज नॉन लीनियर, दैट इज नॉन अ स्ट्रेट लाइन convex to the origin, then we can draw tangent AB touching the given point of the demand curve say P and extend it to meet x axis। तो हम यहाँ पे देखेंगे कैसे इसको करना है। ठीक है, समझ लो ये आपका डिमांड कर्व है, DD इज द डिमांड कर्व। नाउ व्हाट यू विल डू कि अगर मुझे पॉइंट P पे डिटरमिन करना है, ठीक है, कितनी वैल्यू होगी, तो मैं क्या करूंगा, एक टैंजेंट ड्रॉ कर दूंगा। ठीक है, इफ द डिमांड कर्व इज नॉन लीनियर, दैट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, then we can draw a tangent AB touching the given point of the demand curve say P and extend it to meet the x axis at point B and the y axis at the point A। ठीक है, हम इसको भाई साहब एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है, तो PA की वैल्यू भाई साहब यहाँ पे ध्यान से देखो, PA की वैल्यू PB के बराबर, और हमने क्या देखा यहाँ पे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या कर रहे हैं, कितना पोर्शन आपके कर्व के ऊपर है अपॉन कितना पोर्शन आपके कर्व के नीचे है, यही देखा ना हमने। ठीक है, तो कर्व के इतने ऊपर का पोर्शन क्या है, PA, कर्व के नीचे का पोर्शन क्या है, PB। तो इसका मतलब यहाँ पे PA और PB ऑलमोस्ट 1 है, तो आपका यहाँ पे
डिमांड क्या हो जाएगा, यूनिटरी इलास्टिक, ये 1 की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। ओके चलिए भाई साहब, अगर हम देखते हैं यहाँ पे इफ पी बी इज ग्रेटर देन, मतलब पी बी आपका पी ए से ज्यादा है, देन डिमांड इज रिलेटिवली इलास्टिक, ठीक है। अगर ये वाला पी बी आपका पी ए से ज़्यादा है देन द डिमांड इज रिलेटिवली इलास्टिक। अगर भाई साहब आपका पी बी इज लेस देन पी ए, आपका पी बी इज लेस देन पी ए, तो डिमांड इज रिलेटिवली इन इलास्टिक, ठीक है। फिर थोड़ा सा पीछे जाते हैं हम, देखो इसको देख लेते हैं और फिर एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। तो ई डी इज क्या है भाई साहब, आपका ज्योमेट्रिक मेथड में क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लोअर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व, लोअर सेगमेंट, ठीक है, अपॉन द अपर सेगमेंट, ठीक है। तो लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट, ये आपका ईडी, ठीक है, जो कर्व है आपका। अभी ये कर्व आपका लीनियर भी हो सकता है, मतलब स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है और कर्व भी हो सकता है। अगर स्ट्रेट लाइन हुआ तो वहां से देख के ही हमको पता चल जाएगा, अगर कर्व हुआ तो हम क्या करेंगे, उस कर्व पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और जहां पे वो पॉइंट है उसको देखेंगे, जिस पॉइंट को हमको डिटरमिन करना है। तो यहाँ पे देखो भाई साहब, ठीक है, यहाँ पे बताओ मेरे को, आपका लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट है ना, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट है, इस पॉइंट पे आओ देखो, ठीक है। अपर सेगमेंट, लोअर सेगमेंट कितना है, लोअर सेगमेंट तुम्हारा ये वाला और अपर सेगमेंट कितना है, ये वाला, ठीक है। तो लोअर सेगमेंट यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, दिस विल बी ऑलमोस्ट इन्फिनिटी, इसके लिए आपका भाई साहब इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। आपका देखो यहाँ पे हमने क्या देखा, व्हाट वाज दैट वी सॉ, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट है ना। तो लोअर सेगमेंट यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, ठीक है। सो दिस इज लोअर सेगमेंट एट पॉइंट P4 इट इज परफेक्टली इलास्टिक। अभी देखो परफेक्टली इलास्टिक क्यों, क्योंकि भाई साहब यहाँ पे लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट, ठीक है। लोअर सेगमेंट क्या हो रहा है, ऑलमोस्ट जीरो हो जा रहा है भाई साहब, समझ में आ रहा है। देखो लोअर सेगमेंट क्या है, ये P4x होगा, इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो, और ये भाई साहब लंबा चौड़ा, तो ये जीरो अपॉन एक इतना बड़ा वैल्यू, तो जीरो ही आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आओ देखो, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट, तुम्हारा अपर सेगमेंट तो यहाँ पे है ही नहीं ऑलमोस्ट, ठीक है, तो जीरो हो रहा है। तो मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस विल बी, अगर आपका पॉइंट P4 है जहाँ पे ED की वैल्यू जीरो आ रही है, मतलब आपके प्राइस चेंज से इसका कुछ असर नहीं पड़ रहा है। सो इसको हम क्या बोलेंगे, एट पॉइंट P4 द डिमांड इज परफेक्टली इन इलास्टिक। इन इलास्टिक मतलब प्राइस चेंज का कुछ नहीं फर्क पड़ता उस पर, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट P4 में लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट अगर हम करने जाएंगे तो लोअर सेगमेंट तो आपका जीरो हो चुका है ऑलमोस्ट, अपर सेगमेंट भी कोई वैल्यू हो, जीरो अपॉन वो अपर सेगमेंट की वैल्यू, जीरो अपॉन किसी भी चीज को करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा भाई साहब आपका जीरो। तो ये हो गया आपका क्या, रिलेटिवली इन इलास्टिक। अभी इसको समझो, ईडी की वैल्यू आई जीरो, ईडी की वैल्यू आई जीरो मतलब प्राइस के चेंज के वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, क्वांटिटी डिमांड में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, रिलेटिवली इन इलास्टिक। उल्टा होगा इसका भाई साहब, ठीक है, दिस इज रिलेटिवली एट पॉइंट P4 द डिमांड इज परफेक्टली इन इलास्टिक। पॉइंट P पे क्या हो जाएगा भाई साहब आपका लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट, लोअर सेगमेंट आपका यहाँ पे क्या हो गया है, जीरो हो गया है भाई साहब, ठीक है। अपर सेगमेंट जीरो हो गया है, इस पॉइंट का इधर तो कुछ है ही नहीं भाई साहब, तो अपर सेगमेंट आपका जीरो, सारा का सारा तो नीचे वाला है, तो लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट करेंगे तो लोअर सेगमेंट अपॉन जीरो आ जाएगा। एनीथिंग अपॉन जीरो इज बेसिकली व्हाट, इन्फिनिटी। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस विल बी इन्फिनिटी। एट पॉइंट P द डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक। क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर? परफेक्टली इलास्टिक मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब, एट पॉइंट P दिस विल बी इनफाइनाइट, मतलब थोड़ा सा चेंज इन प्राइस विल प्रोड्यूस एन इनफाइनाइट डिमांड, ठीक है। अ लिटिल चेंज इन प्राइस विल प्रोड्यूस एन इनफाइनाइट डिमांड, तो इसको हम क्या बोलेंगे, परफेक्टली इलास्टिक। इलास्टिक मतलब समझते हैं ना भाई साहब, जिसको खींचातानी कर सके, थोड़ा सा आपने खींचा तो इतना खींच जाएगा, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। थोड़ा सा आपने प्राइस को ऊपर नीचे किया तो क्वांटिटी डिमांडेड विल बी लाइक ह्यूज, ठीक है, ओके, समझ में आ रहा है ये। अभी आते हैं हम यहाँ पे देखो P1 पे, ठीक है, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। तो आपका ये लोअर सेगमेंट बड़ा है कि अपर सेगमेंट बड़ा है, लोअर सेगमेंट बड़ा है, न्यूमरेटर आपका डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी भाई साहब, ग्रेटर देन 1 होगी, मतलब ईडी की वैल्यू क्या होगी भाई साहब, ग्रेटर देन 1 होगी। तो पॉइंट P1 पे डिमांड इज रिलेटिवली इलास्टिक, ठीक है, रिलेटिवली इलास्टिक, ठीक है, आपका समझ में आ रहा है भाई साहब, ओके। अगर आप ईडी पे आते हैं तो आपका लोअर सेगमेंट और अपर सेगमेंट भाई साहब बराबर, ठीक है, लोअर सेगमेंट और अपर सेगमेंट बराबर मतलब आपका यूनिटरी इलास्टिक हो गया ये, ठीक है, दिस इज यूनिटरी इलास्टिक, ठीक है। और अगर हम मापते हैं भाई साहब पॉइंट P3 पे लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट आपका बड़ा होगा, मतलब आपका डिनोमिनेटर बड़ा होगा। अगर किसी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो उसका वैल्यू लेस देन 1 होता है भाई साहब,
तो ये भाई साहब क्या हो जाएगा, दिस ईडी विल बी लेस देन 1। और अगर ईडी आपका भाई साहब लेस देन 1 हो जाएगा, अगर P3 द डिमांड इज रिलेटिवली इनइलास्टिक। क्या ये समझ में आ रहा है? ईडी की वैल्यू जब इन्फिनिटी होती है तो क्या हो जाएगा, रिलेटिवली, आपका ईडी की वैल्यू जब इन्फिनिटी हो जाती है भाई साहब, पॉइंट पी देखिए, परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है। ईडी की वैल्यू अगर आपकी 0 हो जाती है, परफेक्टली इनइलास्टिक। ईडी की वैल्यू अगर 1 हो जाती है तो यूनिटरी इलास्टिक। ईडी की वैल्यू अगर लेस देन 1 होती है तो हम इसको क्या बोलेंगे, देखो इस तरफ क्या है, अगर आपका ईडी 0 हो रहा है तो ये परफेक्टली इनइलास्टिक, तो जो इस तरफ रहेगा वो क्या होगा, रिलेटिवली इनइलास्टिक। ऐसे समझो इसको, ठीक है। जो इस तरफ है वो क्या होगा, परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है। मतलब थोड़ा सा चेंज आपने प्राइस में प्रोड्यूस किया और ये बड़ा चेंज हो गया भाई साहब, ठीक है, इनफाइनाइट चेंज हो गया, ईडी की वैल्यू इन्फिनिटी। तो जो इसके क्लोज में रहेगा वो क्या होगा, रिलेटिवली इलास्टिक। क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो देखो पॉइंट P1 जो है, ईडी को अगर छोड़ देते हैं, पॉइंट P1 P के ज्यादा क्लोज है और P क्या है आपका, परफेक्टली इलास्टिक। तो पॉइंट P1 क्या हो जाएगा, पॉइंट P1 विल बी रिलेटिवली इलास्टिक, ठीक है। पॉइंट P3 P4 के करीब है, P4 क्या है आपका, रिलेटिवली इनइलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक। तो पॉइंट ये परफेक्टली इलास्टिक होगा P4, पॉइंट P4 इज परफेक्टली इलास्टिक, मतलब आपका भाई परफेक्टली इलास्टिक, आई एम सॉरी, पॉइंट P4 विल बी परफेक्टली इनइलास्टिक, ठीक है। इसको वैसा वैसे कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे भाई साहब प्राइस को और क्वांटिटी को प्लॉट किया हुआ है, ये आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ गया है, ठीक है। ये आपका लेट्स से बीचों बीच पॉइंट है, यहाँ पे हमारे पॉइंट्स हैं, ठीक है। ये आपका P4 हो गया, ठीक है। लेट्स से दिस इज P, दिस इज P1, दिस इज P2 एंड दिस इज P3, ठीक है, दिस इज P3, ठीक है। क्लियर है भाई साहब? आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भाई साहब क्या हो जाएगा, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट, ठीक है, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। तो इस पॉइंट पे जो ऑलमोस्ट है, तो यहाँ पे जो लोअर सेगमेंट है, ठीक है, लोअर सेगमेंट और अपर सेगमेंट आपका ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा भाई साहब, 0, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। इसका मतलब क्या है, ईडी का इनफाइनाइट होना मतलब क्या है, थोड़ा सा चेंज आप प्राइस में प्रोड्यूस करेंगे तो ये बड़ा भाई साहब डिमांड बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इनफाइनाइट डिमांड क्रिएट कर देगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, परफेक्टली इलास्टिक। दिस विल बी परफेक्टली इलास्टिक, मतलब भाई साहब थोड़ा सा खींचातानी किया तो ये लंबा खिंच जाएगा ये, ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक। क्लियर है? ओके। अभी हम आते हैं भाई साहब पॉइंट P1 पे। तो पॉइंट P1 पे अगर हम आते हैं, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट करते हैं। तो यहाँ पे देखो, अगर मैंने भाई साहब लिया लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट, तो आपका लोअर सेगमेंट क्या है, ये वाला पोर्शन है। अपर सेगमेंट क्या है भाई साहब, ये वाला पोर्शन है, ठीक है। लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट कर रहे हैं, कौन ज़्यादा बड़ा है भाई साहब, ऑब्वियसली लोअर सेगमेंट। तो दिस इज ग्रेटर देन 1, P1 इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब आपकी ईडी की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, ग्रेटर देन 1, ठीक है, ग्रेटर देन 1। अगर ग्रेटर देन 1 होगा, ऐसे समझो, अगर ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा चेंज आप प्राइस में प्रोड्यूस करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा चेंज क्वांटिटी डिमांड में आएगा, ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं। या आप सीधा ले लो भाई साहब, इसके करीब है और ये क्या है भाई साहब आपका परफेक्टली इलास्टिक, तो ये क्या हो जाएगा, रिलेटिवली इलास्टिक। दिस इज रिलेटिवली इलास्टिक। पॉइंट P2 पे आते हैं। पॉइंट P2 पे क्या है भाई साहब, लोअर सेगमेंट, आपका ये वाला जो लोअर सेगमेंट है और ये जो अपर सेगमेंट है, ये दोनों बराबर हैं भाई साहब, ठीक है। तो यहाँ पे लोअर सेगमेंट और अपर सेगमेंट बराबर, तो ईडी की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, हो जाएगी 1, ठीक है। ईडी की वैल्यू हो जाएगी 1। अगर ईडी की वैल्यू 1 हो जाएगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस विल बी अ पॉइंट ऑफ यूनिटरी इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, ठीक है। पॉइंट P4 पे आते हैं, पॉइंट P4 पे, P3 को हम निपटाते हैं। पॉइंट P4 पे क्या हो जाएगा आपका, लोअर सेगमेंट बाई अपर सेगमेंट। यहाँ पे आपका लोअर सेगमेंट क्या हो गया है, 0, अपर सेगमेंट ये बड़ा है भाई साहब, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। मतलब आपके प्राइस चेंज पे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। सो इसको हम क्या बोलेंगे, परफेक्टली इन इलास्टिक। दिस इज नोन एज परफेक्टली इन इलास्टिक, ठीक है। अगर ये परफेक्टली इन इलास्टिक हुआ तो पॉइंट P3 को हम क्या बोलेंगे, रिलेटिवली इन इलास्टिक, ठीक है, रिलेटिवली इन इलास्टिक। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पीपल, समझ में आ रहा है? ये आपका ज्योमेट्रिक पॉइंट मेथड हो गया, ठीक है। ओके, अभी इसमें एक और चीज जो है, ये तो आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो गया। अगर आपका ग्राफ भाई साहब ऐसा है, ठीक है, ये ऐसा है भाई साहब, ठीक है। ओके, अभी हम क्या करेंगे भाई साहब, यहाँ पे हम एक टैंजेंट ड्रॉ कर देंगे। समझ लो हमको इस पॉइंट पे फाइंड आउट करना है इलास्टिसिटी, ठीक है। ये हो गया पॉइंट P, ये हो गया भाई साहब क्या, लोअर अपर सेगमेंट, और ये हो गया आपका लोअर सेगमेंट। इन दोनों को हम y एक्स
दूसरे लोग लाए होंगे ना, दूसरे लोग लाए होंगे ना। मेरे टेक्स्ट बुक अलग है। चलेगा, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस विल बी आपका लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट है ये, और ये हो गया आपका क्या, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। ओके, अगर आपका भाई साहब लोअर सेगमेंट क्या है, लोअर सेगमेंट है, और ये आपका अपर सेगमेंट, लोअर सेगमेंट अपर सेगमेंट। क्लियर है, समझ में आ रहा है भाई साहब यहाँ पे। तो लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट क्या हो जाएगा, एक मिनट, जस्ट 1 मिनट। ओके, सो अभी देखो हम यहाँ पे कुछ केसेस देखते हैं। लेट्स से हम यहाँ पे भाई साहब 3 केसेस देखते हैं, और यहाँ पे हम क्या, व्हाट आर वी ट्राइंग टू सी, व्हाट आर वी ट्राइंग टू सी पीपल आर, व्हाट आर वी ट्राइंग टू सी पीपल आर। हम यहाँ पे भाई साहब इन केसेस को कंसिडर करते हैं। लेट्स से आपके ग्राफ्स हो गए, और यहाँ पे हम कर्व्स बना रहे हैं, ठीक है। ओके, तो एक कर्व भाई साहब आपका ये हो गया, ठीक है, ऐसा कर्व है समझो, ठीक है। एक कर्व भाई साहब ऐसे जा रहा है, ठीक है, और एक कर्व समझिए भाई साहब ऐसे जा रहा है, ठीक है। क्लियर है, ओके। अभी कर्व की बात है भाई साहब, अभी हम क्या करेंगे, इस पे टेंजेंट डालेंगे, ठीक है। तो हमने समझ लो इस पॉइंट पे यहाँ पे टेंजेंट डाला, इस कर्व को छूता हुआ जा रहा है, ठीक है भाई साहब। क्लियर, हाय सामिक साहब, क्लियर, ठीक है, क्लियर है, ओके। अभी मुझे बताओ यहाँ पे इलास्टिसिटी एट पॉइंट लेट से पी है, ये क्या हो जाएगा, बहुत आराम से बताओ भाई साहब। इलास्टिसिटी अगर हम यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन से कर रहे हैं तो क्या होगा भाई साहब, लोअर सेगमेंट बाय अपर सेगमेंट। तुमको यहाँ पे लोअर सेगमेंट कितना दिख रहा है भाई साहब, ये तुम्हारा हो गया भाई साहब लोअर सेगमेंट, और ये तुम्हारा हो गया भाई साहब अपर सेगमेंट। सो इस लोअर सेगमेंट ग्रेटर देन अपर सेगमेंट है कि नहीं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा भाई साहब, दिस विल बी ग्रेटर देन 1। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ में आ गया ये, क्लियर है। सो यहाँ पे आपकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये क्या हो जाएगी, आप किसकी तरफ जा रहे हैं, ये वाला पॉइंट क्या है, दिस इज द पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विच इज ऑल्सो नोन एज क्या बच्चा पार्टी, जल्दी बोलना है, आज ही बोलना है, क्या, एक परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है। ये होगा आपका परफेक्टली इलास्टिक। ये वाला जो पॉइंट है वो क्या है भाई साहब आपका परफेक्टली, अरे बोला ना बोला, इलास्टिक, ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक। ये किसकी तरफ है, इसकी तरफ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिलेटिवली इलास्टिक। क्लियर है, समझ में आ रहा है, एकदम आसान, ठीक है, ओके। चलो भाई साहब, अगला जवाब मंजरी से आएगा। हाँ मंजरी देवी जी, बताइए भाई साहब, हमने यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, अभी आप मुझे बताइए यहाँ पे लेट्स से पॉइंट पी है, इसका इलास्टिसिटी बताइए। यूनिटरी इलास्टिक नहीं होगा, यूनिटरी इलास्टिक। तुमको यहाँ पे डिफरेंस दिख रहा है, देखो भाई साहब डायग्राम देखो, ये तुम्हारा अपर लोअर सेगमेंट है, देखो तुम ये सोच रही हो कि अच्छा ये तो बीचों बीच दिख रहा है तो उसका मतलब यूनिटरी इलास्टिक है, नहीं, ऐसे मत जाओ। लोअर सेगमेंट और अपर सेगमेंट का लेंथ देखो भाई साहब, ठीक है। तो लेंथ आपका लोअर सेगमेंट अपर सेगमेंट, तुम्हारा कौन सा ज़्यादा है, अपर सेगमेंट की लोअर सेगमेंट, लोअर सेगमेंट ज़्यादा है। अगर तुम्हारा लोअर सेगमेंट ज़्यादा है तो ये क्या हो जाएगा, ये फ्रैक्शन में न्यूमरेटर पार्ट डिनोमिनेटर से ज़्यादा, मतलब ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1। ईडी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 मतलब क्या हो जाएगी बच्चा पार्टी, ये हो जाएगी परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक। आपका एक ही कर्व में अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग इलास्टिसिटी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि भाई साहब ये पूरे, समझ लो तुमने यहाँ पे अगर टेंजेंट ड्रॉ किया भाई साहब, ठीक है, लेट्स से मैं टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ भाई साहब, इस चीज़ को समझ लो, जान लो, और दिमाग वह में बैठा लो, ठीक है। तो आपका भाई साहब इसको हमने चलो एक्सटेंड कर दिया, और अभी हम इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। कहाँ पे भाई साहब, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पे, इस पॉइंट पे समझ लो, ये इसको यहाँ पे छूता हुआ निकल रहा है, तो तुमको देखना पड़ेगा ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ, ठीक है। अगर समझ लो भाई साहब मैंने इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ठीक है, तो तुमको देखना पड़ेगा ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है, ओके। तो जैसे समझो भाई साहब, अगर हम यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, हाँ एक मिनट, इफ वी आर ड्रॉइंग अ टेंजेंट, यार ओके, सो ये वाला क्या बोल रहे थे हम सॉरी, ये वाला क्या था भाई साहब आपका, यहाँ पे अगर आपका देखो ईडी इज ग्रेटर देन 1 अगर आता है, ईडी भाई साहब अगर आपका ग्रेटर देन 1 आता है तो ये आपका क्या हो जाएगा, रिलेटिवली इन इलास्टिक, ठीक है, रिलेटिवली इन इलास्टिक। आर वी क्लियर।
और अगर आपका ED इज इक्वल टू 1 आता है तो क्या हो जाएगा भाई साहब, दिस विल बी यूनिटरी इलास्टिक। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, लोअर सेगमेंट इज इक्वल टू अपर सेगमेंट। रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक कब होगा भाई साहब, आपका लोअर सेगमेंट इज ग्रेटर देन अपर सेगमेंट, ठीक है, रिलेटिवली इलास्टिक। और ये किसकी तरफ होगा भाई साहब, परफेक्टली इलास्टिक के क्लोज होगा, ठीक है। परफेक्टली इलास्टिक में क्या हो जाएगा, ED की वैल्यू हो जाएगी इन्फिनिटी, क्योंकि आपकी U की वैल्यू क्या कर रही है भाई साहब, ऑलमोस्ट जीरो को अप्रोच कर रही है, ठीक है, क्लियर है, ओके। अभी अगर समझ लो भाई साहब यहाँ पे है, ठीक है, तो लेट्स से अगर मैं इस पॉइंट पे ले रहा हूँ तो हो सकता है भाई साहब यहाँ पे लोअर सेगमेंट और अपर सेगमेंट, हो सकता है भाई साहब अपर सेगमेंट अगर लोअर सेगमेंट से ज़्यादा हो तो ED की वैल्यू क्या हो जाएगी, बोलो, लेस देन 1। ये हो जाएगी रिलेटिवली इन इलास्टिक, ठीक है, इन इलास्टिक, ठीक है। और इसी तरह से भाई साहब अगर ED इज इक्वल टू 0 आ जाएगी तो आपका क्या हो जाएगा भाई साहब, दिस विल बी परफेक्टली इलास्टिक। क्या ये ग्राफ देखकर समझ में आ गया भाई साहब? अगर आप ग्राफ को देखोगे, अगर पॉइंट या ज्योमेट्रिक मेथड है तो उस ग्राफ में सिर्फ आपको लोअर सेगमेंट और अपर सेगमेंट देखना है। अगर आपका भाई साहब लोअर सेगमेंट अपर सेगमेंट से ज़्यादा आया, इलास्टिसिटी क्या होती है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। अगर लोअर सेगमेंट अपर सेगमेंट से ज़्यादा है तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, फ्रैक्शन की वैल्यू आ जाएगी ग्रेटर देन 1। तो किस टाइप की डिमांड हो जाएगी, रिलेटिवली इलास्टिक, ठीक है। अगर भाई साहब अपर सेगमेंट लोअर सेगमेंट से ज़्यादा है तो आपकी ED की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन 1, ठीक है। तो आपका हो जाएगा रिलेटिवली इन इलास्टिक, ठीक है। और अगर लोअर सेगमेंट अपर सेगमेंट के बराबर आ गया तो आपका क्या हो जाएगा, ED विल बी इक्वल टू 1, ये हो जाएगा आपका यूनिटरी इलास्टिक। अगर अपर सेगमेंट की वैल्यू ऑलमोस्ट 0 हो रही है, ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, परफेक्टली इलास्टिक, ED की वैल्यू हो जाएगी इन्फिनिटी। अगर लोअर सेगमेंट की वैल्यू आ रही है आपका ED की वैल्यू आ रही है 0, मतलब अपर सेगमेंट की वैल्यू आ रही है 0, तो ये हो जाएगा परफेक्टली इनइलास्टिक। ये 4 ही चीज़ें हैं जिसको आपको अभी फिलहाल के तौर पे जानना है, ठीक है। तो आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ भी हो सकता है और आपका भाई साहब इस तरीके का ग्राफ भी हो सकता है। ये आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो गया, ठीक है, और आपका कर्व वाला ग्राफ भी हो सकता है, दिस कैन बी अ कर्व वाला ग्राफ एज वेल, ठीक है। वही है, देखो PA और PB अगर बराबर हो जाते हैं तो क्या हो जाएगा, यूनिटरी इलास्टिक, ठीक है। अगर PB ग्रेटर देन PA हो जाएगा तो आपका लोअर सेगमेंट इज ग्रेटर देन अपर सेगमेंट, विच मीन्स योर फ्रैक्शनल वैल्यू विल बी ग्रेटर देन 1, which means that it will be closer to a perfectly elastic condition, so it will be relatively elastic, ठीक है। अगर भाई साहब आपका PB की वैल्यू PA से लेस हुई, PB की वैल्यू PA से लेस हुई, मतलब PB क्या हो गया, आपका लोअर सेगमेंट इज लेसर देन अपर सेगमेंट। अगर लोअर सेगमेंट तो डिफरेंट आपका क्या हो जाएगा भाई साहब, PB की वैल्यू इज लेसर देन PA, तो ये हो जाएगा रिलेटिवली इन इलास्टिक। क्लियर है, समझ में आ रहा है, ये रिलेटिवली इन इलास्टिक, ओके ओके ओके। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्या क्या फैक्टर्स हैं भाई साहब, नेचर ऑफ द कमोडिटी, कमोडिटीज विच आर नेसेसिटीज, एग्जांपल फूड ग्रेन्स हो गया, मेडिसिन हो गए, हैव रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड एज इट इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। कल को अचानक से भाई साहब फूड के दाम बढ़ गए, कल को अचानक से मेडिसिन के दाम बढ़ गए, तो आप उनको लेना छोड़ देंगे, नहीं ना भाई साहब, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता भाई साहब, आपको लेना पड़ेगा। कल को अचानक से गैस के प्राइसेस बढ़ गए तो अभी आप क्या लकड़ी जब बटोर के आओगे जंगल से, फिर उससे खाना बनाओगे, नहीं ना भाई साहब, आपको उसी से काम चलाना पड़ेगा, आपको अपनी आमदनी बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस विल बी एन इन इलास्टिक डिमांड, ठीक है। दीज आर बेसिकली, इनकी इलास्टिसिटी क्या होगी भाई साहब, रिलेटिवली इन इलास्टिक होगी, ठीक है। सो कमोडिटीज विच आर नेसेसिटीज, एग्जाम्पल फूड ग्रेन्स, मेडिसिन एक्सेट्रा, have relatively inelastic demand as it is essential for survival. On the other hand, comfort goods and luxury goods, ठीक है, cars, perfumes etc. have relatively elastic demand, ठीक है। इनकी अगर थोड़ी सी प्राइस कम हो गई तो क्या हो जाएगी, लोग बहुत ज़्यादा खरीदेंगे, ठीक है, क्योंकि ये लग्जरी है, ये स्टेटस सिंबल है, ये भाई साहब आपके मूड को एनहेंस करता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या है, मतलब शो शाइन में आती हैं, ठीक है, आपकी नेसेसिटी नहीं है, इनके बिना भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप देखते हैं कि इनका प्राइस ड्रॉप हुआ, भाई साहब भीड़ लग जाएगी, ठीक है, पीपल विल बाय इनफाइनाइट, ठीक है। तो रिलेटिवली आपका क्या हो जाएगा भाई साहब, इलास्टिक हो जाएगा। रिलेटिवली इलास्टिक मतलब ED की वैल्यू ग्रेटर देन 1, रिलेटिवली इलास्टिक मतलब ED की वैल्यू लेस देन 1, परफेक्टली इलास्टिक मतलब ED की वैल्यू इन्फिनिटी, और परफेक्टली इलास्टिक मतलब ED की वैल्यू 0। क्लियर क्लियर क्लियर, बहुत बढ़िया भाई साहब, एकदम सही आ रहे हैं आप लोग, ठीक है। Availability of substitutes, the demand for a commodity will be relatively elastic if its close substitute is available in the market, ठीक है। relatively elastic कब होगा भाई साहब, relatively
ठीक है, इलास्टिक, इलास्टिक मतलब इनफाइनाइट डिमांड, ठीक है। आपका भाई साहब सर्फ एक्सेल एंड एरियल, ठीक है, पेप्सी एंड कोक, टी एंड कॉफी, ये सारे के सारे जितने हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। एक का प्राइस कमेगा, दूसरा का प्राइस भाई साहब मतलब दूसरा लोग ज़्यादा खरीदेंगे, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, द डिमांड फॉर अ कमोडिटी विल बी रिलेटिवली इलास्टिक। रिलेटिवली इलास्टिक होगा मतलब क्या होगा भाई साहब, ईडी की वैल्यू कितनी होगी, इनफाइनाइट हो जाएगी, ठीक है। मतलब देखो कोई चाय पी रहा है और कोई कॉफ़ी, अचानक से चाय का प्राइस भाई साहब बहुत बढ़ गया, तो लोग क्या करेंगे भाई साहब, वो सारे के सारे इधर शिफ्ट हो जाएंगे, कॉफ़ी पीने लगेंगे, है ना, क्योंकि दोनों में ही सेम इफेक्ट आता है, आपकी अलर्टनेस बढ़ती है भाई साहब, ठीक है। पेप्सी हो गया या कोक हो गया, ऑलमोस्ट सेम टेस्ट है, सेम फ्लेवर है, ऑलमोस्ट सेम आपका इंग्रेडिएंट्स है। आपका पेप्सी का दाम अचानक से बढ़ गया तो लोग कोक में चले जाएंगे, तो कोक में प्राइस बढ़ा या कम नहीं है, या थोड़ा सा शायद बढ़ा रहेगा, लेकिन इनफाइनाइट डिमांड हो गई। समझ लो पेप्सी बोतल की प्राइस 10 रुपये है और कोक की प्राइस 10 रुपये है, तो कोक ने अपना 11 रुपये किया और पेप्सी ने भाई साहब 28 रुपये कर दिया। अभी क्या हो जाएगा, थोड़ा सा प्राइस बढ़ा है लेकिन लोग यहाँ पे भर भर के खरीद रहे हैं इसको, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट डिमांड क्रिएट हो जाएगी। तो थोड़े से प्राइस के फ्लक्चुएशन से अगर इनफाइनाइट डिमांड क्रिएट हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी ईडी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। सर्फ एक्सेल ने थोड़ा सा दाम कम कर दिया तो जो लोग एरियल को यूज़ कर रहे थे वो सब सर्फ एक्सेल में शिफ्ट हो जाएंगे, बिकॉज बोथ आर गिविंग ऑलमोस्ट द सेम इफेक्ट फॉर वॉशिंग, ठीक है, क्लियर है। नंबर ऑफ यूजेस, ठीक है, द डिमांड फॉर कमोडिटीज हैविंग सिंगल यूज विल बी लेस इलास्टिक और रिलेटिवली इन इलास्टिक। एग्जाम्पल भाई साहब वॉशिंग पाउडर, ठीक है, सिंगल यूज है भाई साहब, वॉशिंग पाउडर से आप नहा सकते हैं क्या, नहीं, ठीक है, वॉशिंग पाउडर से सिर्फ कपड़े धो सकते हैं आप और कुछ नहीं कर सकते, सिंगल यूज है, ठीक है। द डिमांड फॉर कमोडिटीज हैविंग सिंगल यूज विल बी लेस इलास्टिक। लेस इलास्टिक मतलब भाई साहब रिलेटिवली इनकी क्या होगी, इन इलास्टिक नेचर होगी। रिलेटिवली इलास्टिक मतलब क्या हो जाएगा, मतलब प्राइस आपका ईडी का वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1, लेस देन 1 होगा, ठीक है। मतलब आपका जो ईडी का वैल्यू होगा दैट विल बी लेस देन 1, ठीक है। सो रिलेटिवली जिसका सिंगल यूज होता है भाई साहब, ठीक है। द डिमांड फॉर कमोडिटीज हैविंग मल्टीपल यूजेस विल बी मोर इलास्टिक। कोल, इलेक्ट्रिसिटी, भाई साहब इलेक्ट्रिसिटी से आप फैन चला सकते हैं, टीवी चला सकते हैं, ठीक है, आपका माइक्रोवेव चला सकते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। तो अब ये आपका भाई साहब क्या हो जाएगा, मल्टीपल यूजेस विल बी मोर इलास्टिक। जिन चीज़ों की भाई साहब मल्टीपल यूटिलिटी है उनका भाई साहब डिमांड ज़्यादा करके क्या रहेगा, रिलेटिवली इलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक। जिनका भाई साहब एक ही यूज़ होता है उनका होगा रिलेटिवली इन इलास्टिक, ठीक है, क्लियर है, ओके ओके ओके। हैबिट्स में आते हैं भाई साहब, द डिमांड फॉर कमोडिटीज विच आर कंज्यूम्ड एज अ हैबिट और प्रेफरेंस इज रिलेटिवली क्या हो जाएगी भाई साहब, इन इलास्टिक। एग्जाम्पल देखो भाई साहब, अ कॉफी ड्रिंकर्स डिमांड फॉर कॉफी पाउडर विल बी रिलेटिवली इन इलास्टिक, ठीक है। फॉर कॉफी पाउडर विल बी, भाई देखो जो जिसको कॉफ़ी की लत है, मेरे को जैसे चाय की लत है, ठीक है, तो जिसको कॉफ़ी की लत है वो पीता ही रहेगा, पूरा दिन कॉफ़ी ही पीता रहेगा भाई साहब, ठीक है। तो कॉफ़ी आप शायद एक कॉफ़ी पूरे दिन में पियेंगे लेकिन उसके लिए भाई साहब पूरे दिन वही चल रहा है, ठीक है। सो अ कॉफ़ी ड्रिंकर्स डिमांड फॉर कॉफ़ी विल बी रिलेटिवली इन इलास्टिक, मतलब प्राइस का कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। रिलेटिवली इलास्टिक हम कब बोलते हैं, जब आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो, ज़ीरो हो, मतलब प्राइस में कोई डिमांड में चेंज नहीं आएगा। अगर प्राइस को आपने कम कर दिया तो वो ज़्यादा खरीदेगा, ऐसा भी नहीं होगा, और अगर प्राइस को आपने बढ़ा दिया तो वो कम खरीदेगा, ऐसा भी नहीं होगा, उसको लत है भाई साहब। सो यू विल कीप ऑन कंज्यूमिंग दैट कॉफ़ी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अ कॉफ़ी ड्रिंकर्स डिमांड फॉर कॉफ़ी पाउडर विल बी रिलेटिवली इन इलास्टिक, क्योंकि उसको लत है तो इसका मतलब ऊपर या नीचे होना प्राइस का वो कुछ नहीं कर सकता, उसको खरीदना ही पड़ेगा, ठीक है, ओके। अ स्मोकर्स डिमांड फॉर सिगरेट विल बी रिलेटिवली इन इलास्टिक, जो भाई साहब स्मोक करता है, सिगरेट भाई साहब एक ऐसा चीज़ है जो हर बजट में, गवर्नमेंट हर बजट में उसका प्राइस बढ़ाती है, लेकिन जो लोग पीते हैं उसी कदर पी रहे हैं, ठीक है। और गवर्नमेंट के लिए इसीलिए वो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू अर्नर है। अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट के लिए सिगरेट्स एंड अल्कोहल आर द बिगेस्ट रेवेन्यू अर्नर्स, ठीक है। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट फ्रीली इनका टैक्स बढ़ाती है, फ्रीली इनका प्राइस बढ़ाती है, क्योंकि इसको अपोज करने के लिए कोई नहीं है, कोई नहीं अपोज करेगा इसको। क्यों करिए भाई साहब अपोज, मैंने बोला है क्या, गवर्नमेंट के पास जवाब है ना। हम तो चाहते ही हैं कि आप ना पिए, आप इन चीज़ों को कंज्यूम ना करें, आपका सेहत खराब हो रहा है, गवर्नमेंट के पास जवाब है ना, ठीक है, ओके। तो इसीलिए देखिए आपका जो स्मोकर्स है, जो जिनका भाई साहब सिगरेट के बिना काम ही नहीं चलता, ठीक है, जिनका भाई साहब कॉफ़ी के बिना काम ही नहीं चलता, तो ये लोग क्या करेंगे भाई साहब, दे विल कंज्यूम मोर, दे विल कंज्यूम
दे विल कंज्यूम द सेम इरेस्पेक्टिव। तो इनके लिए इनइलास्टिक है भाई साहब। पीपल हु आर हैबिचुएटेड टू अ पर्टिकुलर थिंग इररेस्पेक्टिव ऑफ द प्राइस दे विल कीप ऑन कंज्यूमिंग इट, ठीक है, वो भाई साहब कंज्यूम करते रहेंगे, ठीक है। आपको किस चीज़ की लत है? इंटरनेट की, है ना भाई साहब। इंटरनेट का प्राइस अगर बढ़ गया, तुम कल से बंद कर दोगे सब कुछ? नहीं ना, तुम चालू ही रखोगे। तुम देखोगे कहाँ से क्या कट डाउन कर सकते हैं हम, दूसरे कौन चीज़ों को कट डाउन कर सकते हैं, लेकिन ये हमारा चालू रहना चाहिए, ठीक है। दैट इज व्हाट यू विल थिंक। सो दीज आर थिंग्स विच आर देयर, ठीक है, इफ वी आर हैबिचुएटेड बाय थिंग्स। ड्यूरेबिलिटी, द डिमांड फॉर ड्यूरेबल गुड्स इज रिलेटिवली इलास्टिक। मतलब जो ड्यूरेबल गुड्स होते हैं, फर्नीचर हो गया, वॉशिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा, ये इलास्टिक होगा ज़्यादा करके, रिलेटिवली इलास्टिक। थोड़ा सा भी देखो, हर फर्नीचर के शोरूम के पहले आगे लिखा रहेगा 30% डिस्काउंट, 10, पूरा साल चलता ही रहता है उनका डिस्काउंट। क्यों चलता रहता है? क्योंकि वो क्राउड को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, दिखाकर ये कि उनका प्राइस कम है, प्राइस कम है तो और क्योंकि क्राउड पुल होगी। ये ड्यूरेबल गुड्स हैं, ये ऐसा नहीं कि आज खरीदोगे कल खत्म, ठीक है, आज खरीदोगे कल खत्म हो जाएगा, इसको कंज्यूम नहीं करोगे, इसको आप साल दर साल रखे रहोगे, ठीक है। सो द डिमांड फॉर ड्यूरेबल गुड्स इज रिलेटिवली इलास्टिक। एग्जाम्पल फर्नीचर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हो गए, ठीक है, ये सब आपके ड्यूरेबल गुड्स हैं एंड हेंस इट इज रिलेटिवली इलास्टिक। ओके, द डिमांड फॉर पेरिशेबल गुड्स इज रिलेटिवली इनइलास्टिक, ठीक है, मीट, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा। पेरिशेबल गुड्स जो हैं, द डिमांड फॉर पेरिशेबल गुड्स इज रिलेटिवली इनइलास्टिक। देखो भाई साहब, रिलेटिवली इनइलास्टिक मतलब क्या होता है? प्राइस के ऊपर नीचे से इन पे कोई असर नहीं पड़ता है, रिलेटिवली इनइलास्टिक, ठीक है, मतलब ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा इनके क्वांटिटी डिमांडेड पे, ठीक है। तो दैट इज बेसिकली, क्योंकि ये पेरिशेबल है, ये खराब हो जाएंगे भाई साहब, ठीक है, दे विल बेसिकली गेट रॉटन। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या हो जाएंगे? द गुड्स विच आर डिमांडेड जॉइंटली टू सेटिस्फाई अ सिंगल वांट आर नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। फॉर एग्जांपल, ट्रांसपोर्ट इज योर सिंगल वांट विच इज बीइंग फुलफिल्ड बाय अ व्हीकल एंड पेट्रोल। सिर्फ व्हीकल होगा तो फुलफिल नहीं होगा, सिर्फ पेट्रोल होगा तो भी फुलफिल नहीं होगा। चलो भाई साहब, इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करो तो भी बैटरी को तो चार्ज करनी पड़ेगी, ठीक है, तो ये हो गए कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है। नाउ जनरली डिमांड फॉर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इज रिलेटिवली इनइलास्टिक, ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब? अ पर्सन हैविंग अ कार विल हैव रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड फॉर पेट्रोल। भाई साहब, कार है तो उसको चलाना ही पड़ेगा, उसको रख तो नहीं सकता। अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया तो क्या करेगा वो? What will happen? He has to consume that price only, ठीक है, he has to move with that price only। तो मतलब प्राइस चेंज से इसके डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है, रिलेटिवली इनइलास्टिक। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, अभी भाई साहब देखते हैं इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अ कंज्यूमर विथ हायर इनकम विल हैव इनइलास्टिक डिमांड एज कंपेयर टू अ कंज्यूमर हैविंग लोअर इनकम, ठीक है, जिसका लोअर इनकम है, ठीक है। इनइलास्टिक डिमांड मतलब क्या होता है? इनइलास्टिक डिमांड मतलब आपका अगर प्राइस राइज होता है तो डिमांड में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए समझ लीजिए, मेरे पास भाई साहब 100 रुपये हैं, ठीक है, और राहुल के पास भाई साहब 500 रुपये हैं, हायर इनकम, ठीक है। नाउ आई हैव टू बेसिकली परचेज क्वाइट अ नंबर ऑफ थिंग्स विच आर अमाउंटिंग टू 90। मेरे को मतलब आज के एक दिन का राशन मेरा 90 रुपीज़ का है, राहुल का एक दिन का राशन भी 90 रुपीज़ का है। अचानक से राशन का भाई साहब हो गया कीमत 120, तो नाउ व्हाट आई विल डू? मैं कट डाउन करूंगा भाई साहब, मेरे पास तो ऑप्शन नहीं है, ठीक है, मैं कट डाउन करूंगा। बट राहुल विल ही कट डाउन? नो, वो कंज्यूम करेगा क्योंकि उसके पास बच रहा है अभी भी, है ना। मेरा तो ऊपर चला जा रहा है तो मुझे कट डाउन करना पड़ेगा, तो हमारा क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा, ठीक है। तो पर्सन विथ अ लोअर ग्रुप ऑफ इनकम, ठीक है, इसकी रिलेटिव मतलब इसकी ज़्यादा करके इलास्टिक डिमांड होगी, और पर्सन हैविंग अ हायर इनकम विल हैव इन इलास्टिक डिमांड। तो राहुल कैन अफोर्ड टू स्पेंड 120 because he is earning 500, so has the demand for the same ration goods for Rahul gone down? No, ठीक है, because he is earning more, उसकी इनकम ज़्यादा है, मेरी इनकम कम है तो मुझे कट डाउन करना पड़ेगा भाई साहब, ठीक है। सो पीपल हु हैव अ लोअर इनकम ग्रुप विल हैव टू कट डाउन ऑन देयर डिमांड्स, उसीलिए उनकी क्या हो जाएगी? इलास्टिक डिमांड होगी, और जो हायर इनकम ग्रुप के होते हैं उनकी इन इलास्टिक डिमांड होती है, ठीक है, क्लियर है? ओके, अर्जेंसी ऑफ नीड्स, द गुड्स विच आर अर्जेंटली नीडेड विल हैव अ रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। भाई साहब जो चीज़ें अर्जेंटली ज़रूरत है, मेडिसिन हो गए, ठीक है, अर्जेंसी जिनकी है, ठीक है, जिनकी हमेशा अर्जेंसी रहती है। मैं अगर बीमार हूँ तो मैं रुक नहीं सकता ना भाई साहब, मेरे को टैबलेट लेना ही पड़ेगा, दवाई लेना पड़ेगा, वरना बीमारी जो है बद से बदतर हो जाएगी, ठीक है, इट विल टेक अ टोल ऑन माई हेल्थ। सो अभी अगर मैं मेडिसिन शॉप में जाता हूँ, डॉक्टर के पास जाता हूँ और वो हाई प्राइस लेता है तो मैं कुछ कर नहीं सकता है, उसको मेरे को खरीदना ही पड़ेगा उस दाम पे, ठीक है। सो रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड।
ठीक है। एग्जाम्पल मेडिसिन हो गए आपके, ठीक है। जब आप देखो कोरोना स्टार्ट हुआ था, बहुत हलचल मची थी, एक एक जो वो मास्क आता था वो कितने 100 रुपये में बिकता था, आज की तारीख में वैसा 5-5 रुपये में बिक रहा है, ठीक है। 200 तक गया है भाई साहब एक सैनिटाइज़र, 500 तक मिला है एक सैनिटाइज़र का 500 रुपये कीमत, 15 रुपये में आ जाती है भाई साहब एक बॉटल, ठीक है। तो ये क्या है भाई साहब, अभी लोग खरीद रहे हैं भाई साहब, खरीदना ही पड़ेगा उनको, ठीक है। दे हैव टू बेसिकली परचेस इट। मेडिसिन, लग्जरी गुड्स विच आर लेस अर्जेंट विल हैव रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। तो जो लेस अर्जेंट होते हैं, लग्जरी गुड्स होते हैं जो, ठीक है, जैसे आईफोन हो गया भाई साहब, जो आप शो शाइन के लिए लेते हैं या जिससे आपका ईगो बूस्ट होता है, ऐसी चीज़ों को जब आप खरीदते हैं तो उनका क्या होता है, दे हैव रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, इनका भाई साहब इलास्टिक डिमांड होगा। टाइम पीरियड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ऑलवेज रिलेटेड टू टाइम पीरियड, इट वेरीज विद द लेंथ ऑफ टाइम। इन शॉर्ट टर्म डिमांड इज जनरली रिलेटिवली इन इलास्टिक। तो आपका डिमांड क्या होता है भाई साहब, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ऑलवेज रिलेटेड टू टाइम पीरियड, तो ये हमेशा टाइम पीरियड से रिलेटेड होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। ओके, इट वेरीज विद द लेंथ ऑफ टाइम, तो लेंथ ऑफ टाइम से ये भाई साहब वेरी होता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ऑलवेज रिलेटेड टू टाइम पीरियड, इट वेरीज विद द लेंथ ऑफ टाइम। इन शॉर्ट टर्म डिमांड इज जनरली रिलेटिवली इन इलास्टिक, तो डिमांड आपका क्या होगा भाई साहब, रिलेटिवली इन इलास्टिक होगा, ठीक है। However, in long term, demand is relatively elastic as consumer can change his consumption habits and find cheaper substitute. अगर शॉर्ट टर्म में देख रहे हैं आप, फटाक से कंज्यूमर अपने हैबिट्स को चेंज नहीं करेगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर कोई प्राइस चेंज हुआ है सो उसका डिमांड वैसा ही रहेगा, तो रिलेटिवली क्या प्रॉपर्टी शो होगी यहाँ पे, इन इलास्टिक प्रॉपर्टी शो होगी। फिर कंज्यूमर सोचेगा यार इतनी कीमत बढ़ गई है, हर महीने में इतना खर्चा हो रहा है, तो मुझे इसको कट डाउन करके किसी दूसरे सब्स्टिट्यूट गुड में शिफ्ट होना पड़ेगा, ठीक है। दैट इज समथिंग दैट द कंज्यूमर विल डिसाइड। तो शॉर्ट टर्म में अगर आप देखेंगे टाइम पीरियड के फ्रेम में, शॉर्ट टर्म में हमारा बिहेवियर पैटर्न क्या होता है, रिलेटिवली इन इलास्टिक, ठीक है। प्राइस चेंज से हम फटाफट अपने आप को अकोमोडेट नहीं कर पाते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में हम प्राइस चेंज से अपने आप को अकोमोडेट कर लेते हैं, मतलब हमारा क्या हो जाता है, परफेक्टली इलास्टिक बिहेवियर हम शो करते हैं। तब हम धीरे धीरे ढूंढते हैं कि कौन सा गुड्स हमारा ज़्यादा चीपर होगा, कैन वी सब्स्टिट्यूट द गुड्स एंड सर्विसेज विच वी आर पेइंग अ हाई प्राइस फॉर राइट नाउ, ठीक है। ओके, proportion of expenditure, proportion of income spend. If consumers spend small proportion of their income or consumption of a good, then their demand for such goods tend to be relatively inelastic. अभी वैसा समझ लो, अगर relatively inelastic मतलब क्या, जिसमें आप एक बहुत छोटा सा अपना इनकम का पार्ट जो है तो उसमें स्पेंड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से समीक्षा का एंड मंथली इनकम 1 लाख रुपीज़ है, शी इज़ वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट फर्म एंड शी इज़ अर्निंग 1 लाख पर मंथ, ठीक है। एंड लेट्स से शी इज़ बाइंग कॉफ़ी फॉर 50 रुपीज़ और लेट्स से 100 रुपीज़, ठीक है। एक कॉफ़ी का पैकेट लेकर आती है वो जो 100 रुपये का है और उसका महीने भर का चल जाता है। तो व्हाट परसेंटेज, 100 रुपये क्या है, मतलब आपके पूरे 1 लाख का, 1 लाख का कुछ भी नहीं है ना। तो अगर ये 100 रुपये का पैकेट कल 120 का हो जाता है तो क्या वो खरीदना छोड़ देगी? नहीं ना भाई साहब, उसके पास 1 लाख रुपए आराम से अफोर्ड कर सकती है उसको, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है भाई साहब, इसका मतलब क्या हुआ, प्राइस राइज से कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि समीक्षा के टोटल इनकम का बहुत ही स्मॉल पोर्शन है वो, ठीक है। सो जस्ट अन इंक्रीज, ऑल्दो द इंक्रीज इज 20%, the increase is 20% in the price of the commodity if you look at the price of the commodity, but since it's a very small percentage of our total income, it will not get impacted, ठीक है। क्लियर है? अगर जिस चीज़ को हम खरीद रहे हैं वो हमारे टोटल इनकम का बहुत ही स्मॉल हिस्सा है तो वो उसका डिमांड रिलेटिवली इनलास्टिक रहेगा, ठीक है। ओके, however if they are spending large portion of their income on a good, then they would spend it carefully and such good is likely to be having relatively elastic demand. अभी जैसे समझ लो समीक्षा का वही सीन है भाई साहब, वो 1 लाख रुपए महीने में अर्न कर रही है और उसका इलेक्ट्रिसिटी का बिल उसके घर का लेट्स से 10,000 रुपये, शी इज़ पेइंग 10,000। ऑल ऑफ अ सडन भाई साहब इलेक्ट्रिसिटी के यूनिट्स के दाम बढ़ गए, नाउ शी हैज़ टू पे 20,000 फॉर द सेम कंजम्पशन। नाउ इट विल मेक अ डिफरेंस, नाउ शी विल स्टार्ट कि भाई साहब कब मैं जब यूज़ नहीं हो रहा है तो उसको बंद रखूँ, ठीक है। तो वो देखेगी कि भाई साहब, फिर लोगों को बोलेगी, अपने घर वालों को बोलेगी भाई साहब ज़रा कम यूज़ कीजिए। सो नाउ इट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट हर बिकॉज 10,000 इज़ अ सब्सटैंशियल पोर्शन ऑफ 1 लाख, ऑलमोस्ट 10% होता है भाई साहब। तो 10% इंक्रीज, इधर आपका 100% इंक्रीज़ हुआ है लेकिन उधर उसके खर्चे में भी 10% इंक्रीज़ हो गया है। तो इसीलिए शी विल ट्राई टू कर्व डाउन ऑन दोज थिंग्स, ठीक है। ओके,
सो अगर आपका मेजर पोर्शन ऑफ इनकम किसी चीज़ में जाता है और उस चीज़ का प्राइस बढ़ जाता है, देन यू विल टेंड टू शो अ परफेक्टली इलास्टिक बिहेवियर, ठीक है, या रिलेटिवली इलास्टिक बिहेवियर. Possibility of postponement of demand. The demand for a commodity whose purchase can be postponed will be relatively elastic. जिसको हम रोक सकते हैं, जिसको अभी नहीं चाहिए. फ्रिज हो गया, कार हो गया, सोफ़ा हो गया, मोबाइल हो गया. मोबाइल तो आज भाई साहब ज़रूरत हो गई है, लेकिन ये सारी चीज़ों को हम पोस्टपोन कर सकते हैं. हाँ भाई साहब आगे खरीदेंगे. इन सब चीज़ों का भाई साहब अगर प्राइस बढ़ता है तो हमारा डिमांड कम हो जाएगा. अगर इन सब चीज़ों का प्राइस बढ़ता है तो हमारा डिमांड कम हो जाएगा. हम फ्यूचर में कभी खरीद लेंगे. बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, ठीक है, और इनको हम पोस्टपोन कर सकते हैं. द डिमांड फॉर अ कमोडिटी हुज परचेज कैन नॉट बी पोस्टपोन विल बी रिलेटिवली इनलास्टिक. मेडिसिन, एकेडमिक बुक्स, आपका भाई साहब सेशन चालू हो गया है, आप इस साल ही बुक्स खरीदेंगे ना, अगले साल थोड़ी खरीदेंगे, तो ये तो आपको खरीदना ही पड़ेगा, ठीक है. सो ये सारी चीज़ें आपकी क्या हो जाएंगी, रिलेटिवली इनलास्टिक. इरेस्पेक्टिव ऑफ द प्राइस ऑफ दीज गुड्स यू विल हैव टू परचेज देम. ठीक है, क्लियर है भाई साहब? ओके. इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है, आपका जो इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स. इंपॉर्टेंस होता है प्रोड्यूसर को, गवर्नमेंट को. फैक्टर प्राइसिंग मतलब आपका जितना भी प्रोडक्शन में जो कॉस्ट लगता है उसको हम बोलते हैं फैक्टर प्राइसिंग. फॉरेन ट्रेड में एंड पब्लिक यूटिलिटीज में, ठीक है. ओके. इंपॉर्टेंस टू अ प्रोड्यूसर. इफ द प्रोड्यूसर इज प्रोड्यूसिंग अ कमोडिटी हुज डिमांड इज रिलेटिवली इनइलास्टिक देन ही कैन सेट अ हाई प्राइस फॉर इट. इफ द प्रोड्यूसर इज प्रोड्यूसिंग अ, जैसे देखो अगर आपको दिख रहा है कोई प्रोड्यूसर है, ठीक है, और उसको दिख रहा है कि इसका जो डिमांड है, जिस गुड को वो प्रोड्यूस कर रहा है वो रिलेटिवली इनइलास्टिक है, मतलब उसको अगर हम प्राइस उसका बढ़ाएंगे, रिलेटिवली इनइलास्टिक मतलब ईडी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 1 होगी कि लेस देन 1 होगी, लेस देन 1 होगी. लेस देन 1 होगी मतलब आपकी ईडी की वैल्यू मतलब किसको अप्रोच करेगी, ज़ीरो को. मतलब क्या हो जाएगा, अगर आप प्राइस उसका बढ़ाएंगे तो कुछ खास इम्पैक्ट नहीं आएगा, प्राइस गिराएंगे तो भी खास इम्पैक्ट नहीं आएगा, ठीक है. सो यहाँ पे अगर ऐसा गुड्स हम बना रहे हैं तो हम क्या करेंगे, वैसा प्राइस बढ़ा के बनाओ, ज़्यादा फायदा होगा, है ना. इफ़ द प्रोड्यूसर इज प्रोड्यूसिंग अ कमोडिटी हुज डिमांड इज रिलेटिवली इनलास्टिक, मतलब प्राइस से ज़्यादा डिमांड पे इफेक्ट नहीं आ रहा है जिसका, देन ही कैन सेट अ हाई प्राइस फॉर इट. देन ही विल डू व्हाट, ही विल सेट अ रिलेटिवली हाई प्राइस फॉर इट. If the producer is producing a commodity whose demand is relatively elastic, then he will set a low price for it. तो डिमांड आपका रिलेटिवली क्या है भाई साहब, इलास्टिक है, मतलब थोड़ा सा भी प्राइस बढ़ाएंगे तो डिमांड क्या हो जाएगा भाई साहब, कम हो जाएगा. अगर थोड़ा सा प्राइस कम करेंगे तो डिमांड बढ़ जाएगा. इस तरीके का करेंगे तो हमको ज़्यादा गुड्स को बिकवाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा भाई साहब, वी हैव टू सेट अ लो प्राइस फॉर इट. तो ये डिमांड पे डिपेंड करता है. इंपॉर्टेंस टू गवर्नमेंट. द टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है. The government charges higher taxes on commodities whose demand is relatively inelastic and which are harmful. जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, रिलेटिवली इनइलास्टिक है भाई साहब. जो सिगरेट पीता है या जो भाई साहब दारू पीता है, ठीक है, वो कुछ भी कर लो उसको आदत बन गई है, ठीक है, उसको एडिक्शन है उन चीज़ों का. तो अगर आप उन चीज़ों की प्राइस बढ़ाएंगे तो वो कम कंज्यूम करेगा, ऐसा नहीं होगा, ही विल कंज्यूम मोर. इसीलिए देखो गवर्नमेंट हमेशा दारू का टैक्स बढ़ा के रखती है, आपका हर बजट में सिगरेट का टैक्स बढ़ा के रखती है, ठीक है, विच आर हार्मफुल. गवर्नमेंट बोल दिया भाई साहब हम तो करेंगे, ठीक है, तुम प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते इस चीज़ का. अगर तुम फूड आइटम्स के दाम बढ़ाते हो तो शायद तुम प्रोटेस्ट कर सको, लेकिन भाई साहब जो आपका लग्जरी है या जो आपके लिए हार्मफुल है हम उसका दाम बढ़ा रहे हैं, क्या करोगे, कर लो भाई साहब, ठीक है. तुम प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते, कंज्यूम मत करो ना, हम तो तुमको डिस्करेज कर रहे हैं, ठीक है. ओके. द गवर्नमेंट चार्जेस हाई टैक्सेस ऑन सिगरेट्स, गुटखा, टोबैको, लिकर. इन सब चीज़ों में आपका लिकर जो होता है या जो दारू होती है बहुत सस्ती होती है, सिगरेट एक्चुअली में प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत कम है, लेकिन गवर्नमेंट ने हाई टैक्स लगा के रखा हुआ है इस पर, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, रिलेटिवली इनइलास्टिक है. गवर्नमेंट को मालूम है कि जिसको आदत है वो लेगा ही इसको, ठीक है, वो भाई साहब इसको कंज्यूम करेगा ही, डिमांड में कोई फॉल नहीं होने वाला, ठीक है. सो द गवर्नमेंट डज चार्जेस हाई प्राइस. Importance in factor pricing. The concept of elasticity of demand is useful in determination of factor prices. Factor prices मतलब क्या हो जाएंगे, आपका लेबर, रॉ मटेरियल, बिल्डिंग्स के जो साइट्स ऑफ प्रोडक्शन है. The factors of production whose demand is relatively inelastic can demand a higher price as compared to those having elastic demand, ठीक है. Factors of production whose demand is relative inelastic मतलब जिसका डिमांड ऐसा कोई आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है. द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हुज डिमांड इज रिलेटिवली इनइलास्टिक मतलब प्राइस बढ़ने से उसके डिमांड में कोई कम ज़्यादा नहीं होगा, कमांड एट अ हायर प्राइस एज कम्पेयर टू दोज हैविंग इलास्टिक डिमांड, ठीक है.
सो ये आपके फैक्टर प्राइसिंग हो जाएंगे। एग्जाम्पल, कमर्शियल प्लेस इन सेंट्रल एरियाज हैव अ हायर रेंट। आप अगर शहरों में जाओगे तो जो कमर्शियल एरियाज होंगे जहाँ पे आप दुकान वगैरह बिजनेस वगैरह चलाना चाहते हैं, उनका रेंट क्या होगा भाई साहब? रेंट विल बी हायर, ठीक है। कमर्शियल स्पेसेस विल हैव अ हायर रेंट, ठीक है। इंपॉर्टेंस इन फॉरेन ट्रेड, द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड is useful to determine the terms and conditions in foreign trade. The countries exporting commodities having relatively inelastic demand. Relatively inelastic demand मतलब जिसके प्राइस से डिमांड में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। Can raise the prices of the commodities. अगर आप कोई ऐसी चीज़ एक्सपोर्ट कर रहे हैं जो दूसरी कंट्री को चाहिए ही चाहिए, ठीक है, दूसरी कंट्री में वो प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, आपको मालूम है उस कंट्री की कमजोरी है और हम इस चीज़ को उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम अगर इसकी प्राइस बढ़ा देंगे तो भी हमसे ही खरीदना पड़ेगा, ठीक है। सो इसको हम क्या बोलेंगे भाई साहब? हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? रिलेटिव इनलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को देख रहे हैं, ठीक है। क्या हमारे प्राइस बढ़ाने से वो खरीदना बंद कर देगा हमसे? नहीं, फिर भी खरीदेगा, ठीक है। आप अगर देखोगे देयर वाज दिस रूट कॉल्ड द सिल्क रूट चाइना में, ठीक है। और चाइना वाले इतने मतलब उस टाइम पे क्या हुआ था, सिल्क जो बनता है वो किससे बनता है? मलबरी लीव्स में फीड करते हैं आपके कैटरपिलर्स और इनके कुकुन बनते हैं और उससे सिल्क, मतलब आप घर बैठे भी सिल्क बना सकते हैं। लेकिन चाइना वालों ने जब इसको डिस्कवर किया तो उन्होंने इस चीज़ को 100 साल तक किसी को नहीं बताया, अपने में सिल्क प्रोड्यूस करते गए और इस सिल्क क्लॉथ का दाम इतना बढ़ गया कि सारे पूरे विश्व से लोग चाइना में उसको खरीदने आते थे। इनफैक्ट जिस रूट से आते थे उस रूट का नाम ही पड़ गया सिल्क रूट, ठीक है। पीपल वे सो क्रेजी इन बाइंग सिल्क क्लॉथ, दे थॉट दैट इज सम मैजिक दैट दे आर एबल टू प्रोड्यूस इट, ठीक है। तो और इन्होंने भाई साहब मुंह मांगा दाम लिया, ठीक है। दे यूज टू चार्ज, क्योंकि उनको मालूम है कि इनको हमारे पास ही आना पड़ेगा, ठीक है। तो इन्होंने अपना सीक्रेट रिवील नहीं किया, 100 साल तक उस चीज़ को सीक्रेट रखा और 100 साल तक भरपूर कमाया। जब मतलब लोगों को मालूम चला तो कौड़ियों के धाव में आ गए भाई साहब, ठीक है। दे न्यू हाउ टू मेक सिल्क, ठीक है। सो इस तरह से अगर आपको मालूम है कि किसी चीज़ का अगर हम प्राइस बढ़ा रहे हैं तो डिमांड में कोई कमी नहीं होगा तो आप लोगों को लूट सकते हैं, ठीक है, या आप प्राइस बढ़ा सकते हैं। द कंट्रीज एक्सपोर्टिंग कमोडिटीज हैविंग रिलेटिवली इनलास्टिक डिमांड कैन रेज द प्राइसेस ऑफ द कमोडिटीज। जैसे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज हैज़ इंक्रीज द प्राइस ऑफ ऑयल सेवरल टाइम्स। भाई साहब मालूम है जितने भी आपके मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हैं या जितनी आपकी सऊदी कंट्रीज़ हैं, दे प्रोड्यूस प्राइमरली ऑयल और ऑयल पे दुनिया चल रही है। तो इनका ऑर्गेनाइजेशन है ओपेक और ये भाई साहब ऑयल के प्राइस बढ़ा रहे, बहुत बढ़ा रहे हैं। इनको मालूम है कि भाई साहब हमारे पास ही आना पड़ेगा लोगों को, ठीक है, चाहे वो अमेरिका हो चाहे रशिया हो, दे विल कीप ऑन इम्पोर्टिंग ऑयल फ्रॉम अस, ठीक है। पब्लिक यूटिलिटीज़, अभी पब्लिक यूटिलिटीज़ भाई साहब क्या हो जाएंगे आपकी? देयर आर वेरियस पब्लिक यूटिलिटीज़ like bus transport, railways, water supply etc. which have inelastic demand. अगर भाई साहब आप समझो यहाँ से वीटी जा रहे हो, आप 25 रुपये में पहुँच जाओगे, ठीक है। आप यहाँ से ओला से वीटी जाओगे तो आपका 1500 का बिल आ जाएगा, है ना। तो आप कल अगर इस 25 का गवर्नमेंट ने टिकट प्राइस 30 कर दिया तो भी क्या ट्रेन से जाना पड़ेगा आपको? ज़्यादा पड़ेगा, राइट। तो विल यू स्टॉप गोइंग बाई ट्रेन एंड चूज एन ओला टू गो? नो, ठीक है। तो भाई साहब ये पब्लिक यूटिलिटीज़ हैं। अगर ऐसा है कि इनइलास्टिक है, ठीक है, वी हैव इनइलास्टिक डिमांड, मतलब थोड़ा सा प्राइस इसका बढ़ गया अगर तो भी पब्लिक उसी को यूज़ करने वाली है, डिमांड फॉल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये पब्लिक यूटिलिटीज़ हैं, ठीक है। जैसे वाटर भाई साहब, वाटर का अगर बिल्डिंग वाले आपका वाटर का टैक्स पे करते हैं जो आपके मेंटेनेंस से जाता है, ठीक है। अगर भाई साहब कल को गवर्नमेंट ने इसका यूनिट प्राइस बढ़ाया तो विल यू स्टॉप कंज्यूमिंग इट? नो, यू विल, ठीक है। तो ये सब आपके पब्लिक यूटिलिटीज़ है फॉर विच यू पे, ओके। गवर्नमेंट कैन ईदर सब्सिडाइज देम और नेशनलाइज देम टू अवॉइड कस्टमर एक्सप्लॉयटेशन। तो गवर्नमेंट सब्सिडाइज करती है, थोड़ा सा कम में देती है आपको, क्योंकि गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव वेलफेयर का ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। या इट कैन नेशनलाइज देम, पूरे नेशन पे आपका सेम ही प्राइस चलेगा, ऐसा गवर्नमेंट कर सकती है टू अवॉइड कस्टमर एक्सप्लॉयटेशन। चलिए भाई साहब कुछ क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करेंगे। भाई साहब चूज द करेक्ट आंसर। लॉन्गर द ड्यूरेशन ग्रेटर विल बी द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कंज्यूमर कैन चेंज हिज कंजम्पशन हैबिट्स इन द लॉन्ग रन इन फेवर ऑफ चेपर सब्सिट्यूट्स। तो ये तो सही है भाई साहब, ठीक है। एक का एक तो चेंज नहीं करेगा कस्टमर, लेकिन अगर उसके हैबिट्स हैं तो वो लॉन्गर रन में उसको चेंज कर सकता है, वो सब्सिट्यूट प्रोडक्ट्स देखेगा। सो दिस इज करेक्ट। लॉन्गर द ड्यूरेशन ग्रेटर विल बी द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जितना ज़्यादा टाइम तक वो चलेगा उतना भाई साहब, मतलब अभी देखो आपने पहले 1 मंथ देखा, 2 मंथ देखा, 3 मंथ देखा, 3 मंथ तक प्राइस इंक्रीज होता रहा फिर भी आप उसको कंज्यूम करते रहे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। इस 3 महीनों में आपने सब्सिट्यूट गुड्स ढूंढा नहीं,
ठीक है, या आपको दिख ही नहीं रहा है सब्स्टिट्यूट गुड्स, तो इसका मतलब जिस प्रोडक्ट का लॉन्गर ड्यूरेशन में इन स्पाइट ऑफ इंक्रीज इन प्राइस देयर इज नो डिक्रीज इन डिमांड, तो उसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज़्यादा होगी भाई साहब। ठीक है, ओके, सो ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, ओके। द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज यूजफुल टू डिटरमिन टर्म्स ऑफ फॉरेन ट्रेड, अभी हमने देखा भाई साहब। ठीक है, फॉरेन ट्रेड जो कर रहे हैं, जैसे ऑयल मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज हैं वो अपना प्राइस बढ़ा रही हैं, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, लेना ही पड़ेगा उनको। ठीक है, ओके, तो यस इट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेट इंपॉर्टेंस टू फार्मर्स, प्रोड्यूसर्स, गवर्नमेंट, सबको इंपॉर्टेंट है ये, लेकिन ये दोनों कनेक्टेड नहीं है, दोनों ट्रू हैं, लेकिन दिस इज नॉट द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस। फॉरेन ट्रेड कैसे इन्फ्लुएंस हो रहा है, अगर मुझे मालूम है कि एक प्रोडक्ट का इनइलास्टिक डिमांड है तो मैं उस प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ाता रहूंगा और एक्सपोर्ट्स इंक्रीज करता रहूंगा। ठीक है, तो बोथ आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, ओके। Complete the following statements by choosing the correct alternative. Okay, we have here when the value of upper segment of demand curve above a given point is more than the value of lower segment. क्या है आपका ED is equal to L by U, lower segment by upper segment, है ना। तो अगर भाई साहब value of upper segment of demand curve U की वैल्यू, ठीक है, is more than L, तो मतलब फ्रैक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन 1। ED की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, लेस देन 1, मतलब क्या हो जाएगा ये, रिलेटिवली इनइलास्टिक। ठीक है, रिलेटिवली इनइलास्टिक। ठीक है, ओके। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑन अ लीनियर डिमांड कर्व ऑन द एक्स एक्सिस, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑन अ लीनियर डिमांड कर्व एट द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में यहाँ पे जहाँ पे मीट हो रहा है वहाँ पे ईडी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा, परफेक्टली इनइलास्टिक। ठीक है, परफेक्टली इनइलास्टिक या 0। ठीक है, सो दिस विल बी बेसिकली 0। क्लियर है, ओके। Complete the following statement by choosing the correct alternative. Price elasticity of demand on a demand curve at the y-axis. Y-axis में क्या हो जाएगा भाई साहब, ED की वैल्यू infinity. ठीक है, infinity. So this will be infinity. Clear है? Okay. Those commodities whose demand is dash will be taxed more. जिनकी डिमांड क्या हो भाई साहब, inelastic हो, मतलब प्राइस के साथ कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो आपका भाई साहब रिलेटिवली हाँ ये है ना भाई साहब, रिलेटिवली इनइलास्टिक। ठीक है, रिलेटिवली इनइलास्टिक। ओके, चलिए भाई साहब। डैश कंसिडर द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ अल्फ्रेड मार्शल, एडम स्मिथ। डैश कंसिडर, ये तो नहीं मालूम मुझे भाई साहब, चलो लॉर्ड केन्स ने ये बोला। सजेस्ट एन इकोनॉमिक टर्म फॉर द गिवन स्टेटमेंट, द टाइप ऑफ कमोडिटीज हैविंग रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। ऐसे कौन से कमोडिटीज हो जाएंगे, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, ऐसे कौन से कमोडिटीज हो जाएंगे जिनके रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड हो, मतलब प्राइस का इंक्रीज होगा तो उनका डिमांड फॉल होगा। ठीक है, टाइप ऑफ कमोडिटीज हैविंग रिलेटेड कंफर्ट एंड लग्जरी गुड्स, नहीं खरीदेंगे भाई साहब क्योंकि हम अफोर्ड कर सकते हैं, हमारी लाइफ को हम चला सकते हैं इनको बिना खरीदे हुए। तो जितने भी आपके कंफर्ट एंड लग्जरी गुड्स हैं, अगर रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड है मतलब उनका प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। ठीक है, वी कैन अफोर्ड आवर लाइव्स विदाउट देम। रेशियो मेथड ऑफ measuring price elasticity of demand is also called as this percentage method or arithmetic method, right? percentage method या arithmetic बताएंगे और उसको क्या बोलेंगे, दूसरे वाले को total outlay। ठीक है, it is a type of price elasticity when total outlay does not change when price falls or rises। प्राइस के फॉल या राइज से भाई साहब टोटल आउटले मतलब टोटल एक्सपेंडिचर आपका चेंज नहीं होगा प्राइस के फॉल या राइज से, तो क्या हो जाएगा ये, अरे बोलो ना भाई, यूनिटरी इलास्टिसिटी डिमांड। ठीक है, मतलब जितना आपका वो उतना ही आपका खर्चा। ठीक है, ओके। सजेस्ट एन इकोनॉमिक टर्म फॉर द गिवन स्टेटमेंट, इट इज अ टाइप ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी व्हेन द टोटल आउटलेट डिक्रीजेस विद अ गिवन चेंज इन प्राइस, तो ये आपका रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड होगा। पेरिशेबल कमोडिटीज हैव दिस प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्या हो जाएगा, इलास्टिक की इनइलास्टिक, इनइलास्टिक। ठीक है, ओके। बोर्ड क्वेश्चन देखो बहुत बार रिपीट हुआ है, 14, 15, 4 मार्क्स का। एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो आपके क्या क्या हो गया भाई साहब, रेशियो ऑफ परसेंटेज मेथड, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड एंड पॉइंट मेथड और ज्योमेट्रिक मेथड। हर एक पे आपको कम से कम 5-5 लाइन लिखना है। ठीक है, जो भी हमने कवर किया है वो सारे आपको लिखने हैं इसमें। एक्सप्लेन द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, द फॉलोइंग आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड,
नेचर ऑफ द कमोडिटी, नंबर ऑफ यूजेस, ड्यूरेबिलिटी, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टाइम पीरियड, पॉसिबिलिटी ऑफ पोस्टपोनमेंट ऑफ डिमांड, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सिट्यूट्स, हैबिट्स क्या हैं, अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में आते हैं कि नहीं, अर्जेंसी ऑफ नीड्स एंड प्रोपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर. एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. द इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ, तो ये प्रोड्यूसर के लिए इंपॉर्टेंट होता है, गवर्नमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होता है. फैक्टर प्राइसिंग मतलब आपके रॉ मटेरियल्स और बिल्डिंग रेंट, इसका के लिए इंपॉर्टेंट होता है. इंपॉर्टेंस इन फॉरेन ट्रेड और पब्लिक यूटिलिटीज, इन सारी चीज़ों में भाई साहब ये इंपॉर्टेंट होगा. ठीक है, थैंक यू. सो दिस कंप्लीट्स योर चैप्टर ऑन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड.